Hello students and welcome to set 2 of CG Board Class 10 Social Science Model Question Paper। इंस्ट्रक्शन सारे वैसे ही रहेंगे जैसे हम लोग सेट 1 में देखे थे। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। स्टेटमेंट दिया हुआ है फॉरेस्ट इज अ रिन्यूएबल सोर्स और उसका कॉज दिया है एज मच एज यू कट द फॉरेस्ट दैट मच फॉरेस्ट ग्रो बाई इटसेल्फ। अब फॉरेस्ट जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्स है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जितना ज़्यादा आप ट्रीज़ को या फॉरेस्ट को जितना ज़्यादा कट करते जाएंगे उतना ही फास्ट वो ग्रो करता है खुद से। रीन्यूएबल सोर्स का तो यही होता है कि वो खुद से ही वापस से रिप्लेनिश हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या फिर उसका कॉज सही है या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है। यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन फॉरेस्ट को अगर आप बहुत तेज़ी से कट करोगे तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं होता है, इसलिए कॉज जो है वो गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन सेकंड क्वेश्चन, आउट ऑफ दिस विच ह्यूमन रिसोर्स इज मैन मेड। इनमें से कौन सा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मैन मेड है, ये आपको बताना है। तो बिल्डिंग्स, हाँ ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। वाटर ऑफ रिवर, बिल्कुल नहीं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं, एयर नहीं। तो आंसर है ऑप्शन ए, बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस लाइक ग्लोबल टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, जैसे एग्जांपल दिया है ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो ग्लोबली बढ़ जाता है या कम हो जाता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो इसका मेन रीज़न क्या है इसके पीछे। फर्स्ट है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्सेज की कमी। सेकेंड है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ लोगों के हाथ में सारे रिसोर्सेज का जमा हो जाना। उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करना। और लिमिटेड यूज़ ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वर्ड है सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये कब ऐड हुआ था। व्हेन एंड वेयर दिया है, तो वेयर का तो आपका ऑप्शन नहीं दिया है, बस व्हेन का दिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन ए, 1976 में। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पल्स। पल्स नहीं है, पल्स मतलब दाल। तो ग्राम दाल होता है, तुअर भी होता है, लेंटिन्स को हम लोग दाल को ही बोलते हैं। मिलेट्स जो है ये अलग कैटेगरी है फूड का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल ओर फाउंड इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने टाइप के मिनरल ओर्स जो है वो मिलते हैं। डायरेक्टली आंसर पे जाना, मोर देन 5000 मिनरल ओर्स आर फाउंड इन वर्ल्ड। देन क्वेश्चन नंबर 7, एटॉमिक मिनरल ईज। क्रोमाइट नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है, बक्साइट नहीं है। एटॉमिक मिनरल है यूरेनियम, थोरियम। इनके ये कंटिन्यूसली ब्रेक होते रहते हैं और कंबाइन भी होते हैं बहुत तेज़ी से, इन्हीं को ही हम लोग एटॉमिक मिनरल्स बोलते हैं। देन एट्थ क्वेश्चन है, 90% चिल्ड्रेन अप टू व्हाट एज अचीव देयर मेंटल डेवलपमेंट। बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है, 90% चिल्ड्रेन का मेंटल डेवलपमेंट किस एज तक हो जाता है। यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी, 5 ईयर्स। उसके बाद फुल फॉर्म बताना है एफसीआई का। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म को डायरेक्टली याद करोगे। 10th क्वेश्चन, द फर्स्ट मैगजीन इन इंडियन लैंग्वेज स्टार्टेड इन। इंडियन लैंग्वेज में पहला मैगजीन कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन ए, 1818। अब वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड हॉट एग्रीकल्चर। हॉट एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, जैद क्रॉप्स को। देन छत्तीसगढ़ इज़ रिच इन प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल। कौन से मिनरल के प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत ज़्यादा आगे है, ऐसा बोल सकते हैं। तो कोल, आयरन ओर और लाइमस्टोन, ये तीन चीज़। वो भी अगर आप छत्तीसगढ़ के मैप को कंसीडर करोगे तो इसमें ऊपर वाले एरिया में कोल, नीचे में आयरन और बीच वाले एरिया में लाइमस्टोन मिलता है। नेक्स्ट है उसके बाद में, हु वॉज द फर्स्ट पोर्टुगल टू कम टू इंडिया। पहली बार इंडिया में कौन आए थे, वास्को ड गामा। देन राइट टू नेम्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के दो नाम आपको लिखने हैं, रेडियो और टेलीविज़न। 21st सेंचुरी का आता तो क्या लिखते, मोबाइल फ़ोन्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट्स क्या क्या है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है। इसको याद करोगे डायरेक्टली। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आते हैं अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। यहाँ पे पूछा है, राइट टू नेम्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को मेजर करते हैं ना, तो कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कम से कम 2 नाम लिखने हैं। तो आप ये 3 याद कर लो, इसमें से 2-3 ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है इसी इंडिकेटर्स को आपको एक्सप्लेन करने के लिए।
तो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में पहला होता है एजुकेशन, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इनकम। नेक्स्ट है 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फैसिलिटी क्यों देती है। तो गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि कंट्री का सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करे और पब्लिक सर्विसेज वो प्रोवाइड करे सारे ही सिटीजन्स को। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो किसी भी कंट्री के हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल रहता है। एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड और दूसरे ही ऐसे सर्विसेज, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सेट 1 में भी हम लोग देखे थे, वही क्वेश्चन है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है वाई इज़ फूड सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट। फूड सिक्योरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ऑल पीपल शुड हैव एडिक्वेट, टाइमली एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। हर एक इंसान को एडिक्वेट मतलब कि एडिक्वेट का मतलब होता है कि ज़रूरी जितना है उस अमाउंट में, एक फ़िक्स अमाउंट में जितना ज़रूरत है उतना, टाइमली मतलब बिल्कुल टाइम से, और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ताकि वो एक्टिव और हेल्दी रहे, और इसी के लिए फूड सिक्योरिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। देन व्हाट इज़ राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल क्या है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहाँ पे पब्लिक जो है वो रिमूव कर सकते हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो काउंसलर हो, ऑफिस से वो उसको हटा सकते हैं उसका 2/3 मेचोरिटी जो है वो कंप्लीट होने से पहले ही। इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू रिकॉल। देन इसके बाद में 7th क्वेश्चन है व्हाट इज़ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या है और सेविंग्स अकाउंट क्या है, ये दोनों ही पढ़ लोगे। तो करेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है बैंक का जहाँ पे कस्टमर्स जो है वो डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं कैश को हर दिन। ये डेली ऑपरेट हो सकता है ये अकाउंट। मोस्टली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो है वो इसी अकाउंट के थ्रू होते हैं, ये भी हम लोग सेट 1 में देखे थे। उसके बाद में व्हाट फिगर्स वी गेट इन सेंसस। सेंसस में क्या मिलता है, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल पता चलते हैं। अब उस पीपल में भी नंबर ऑफ़ मेल और फीमेल कितने हैं वो पता चलता है। नंबर ऑफ़ लिटरेट और इलिटरेट पीपल कैसे हैं वो पता चलता है। नंबर ऑफ़ पीपल जो वेरियस एज ग्रुप में आते हैं वो पता चलता है। अर्बन पॉपुलेशन कितना है और रूरल पॉपुलेशन कितना है ये पता चलता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बारे में भी पता चलता है। मेल फीमेल रेशियो जिसको कि हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं, इसका पता चलता है। वर्किंग पॉपुलेशन कितना है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितना है ये पता चलता है। लेवल ऑफ इनकम और डिफरेंस बिटवीन अदर प्रीवियस सेंसस, मतलब कि पिछले सेंसस में क्या था और इस बार में क्या आया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता चलता है। नेक्स्ट है वाई द गवर्नमेंट कीप्स बफर स्टॉक। ये भी हम लोग पिछले सेट में देखे थे कि बहुत सारे जब क्रॉप्स बनते हैं ना तो गवर्नमेंट उसको एक स्टॉक करके रख लेते हैं ताकि जब ज़रूरत का टाइम आए तो उसको यूज़ किया जा सके, उसी को ही बफर स्टॉक बोलते हैं। 10th क्वेश्चन है राइट 3 मेन पॉइंट्स ऑन हाउ सोशल मूवमेंट अफेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि कैसे सोशल मूवमेंट जो भी होते हैं ना वो डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक पार्टिसिपेशन को अफेक्ट करते हैं। उसी को ही दूसरे वर्ड्स में पूछ सकता है कि हाउ डू सोशल मूवमेंट अफेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। तो आंसर क्या लिखेंगे, पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल इज़ एंश्योर्ड थ्रू सोशल मूवमेंट्स। मतलब कि सोशल मूवमेंट के थ्रू जो कॉमन पीपल है ना उनका पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में होता है। द एफर्ट मेड बाय द पब्लिक और अ पर्टिकुलर ग्रुप टू फुलफिल देयर डिमांड्स इज कॉल्ड सोशल मूवमेंट। अब जो भी एफर्ट्स लोगों के थ्रू किए जाते हैं ताकि जो उनके पर्टिकुलर डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके, इसी को ही हम लोग सोशल मूवमेंट बोलते हैं। दिस फुलफिल्स सोशल इंटरेस्ट। ये क्या करता है, सोशल इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाता है। मतलब आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो या फिर आप उसको पीसफुली मांगो, इसी को ही सोशल मूवमेंट बोला जाता है। 3rd पॉइंट हो जाएगा थ्रू सोशल मूवमेंट रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर ओपोज्ड ड्यू टू विच डोमिनेंस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट एस्टैब्लिश्ड इन डेमोक्रेसी। तो सोशल मूवमेंट के थ्रू क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है अगर वो गलत है तो उसको अपोज कर पाते हैं, जिसके वजह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। तो इस डोमिनेंस को रोकने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है सोशल मूवमेंट। 4th क्वेश्चन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज ज्वाइन टुगेदर ड्यू टू सोशल मूवमेंट्स एंड इन्फ्लुएंस डेमोक्रेसी। जो दूसरे दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं ना वो भी आपस में आकर के जुड़ते हैं और एक सोशल मूवमेंट के थ्रू ही ये पॉसिबल हो पाता है, जिसके वजह से डेमोक्रेसी में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स विद एग्जांपल विच अफेक्ट ह्यूमन हैबिटेशन। ह्यूमन हैबिटेशन को अफेक्ट करने वाले कोई भी 3 फैक्टर को एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे पहला हो गया क्लाइमेट, दूसरा लैंडफॉर्म, तीसरा वाटर सप्लाई। क्लाइमेट को थोड़ा डील में जाते हैं। तो पीपल लाइक टू लिव इन प्लेसेस
वेयर विद अ टेम्परेट एंड हेल्दी क्लाइमेट। लोग कैसे जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम, और बहुत सारे फेमस और प्रॉस्पेरस सिटीज़ जो हैं हमारे वर्ल्ड के, वो सब टेम्परेट या फिर कोल्ड रीजन में ही आते हैं, जैसे कि टोक्यो, न्यूयॉर्क। उसके बाद लैंडफॉर्म्स की बात करें तो जो सेटलमेंट है वो ज़्यादातर की ऐसे प्लेसेस में होता है जहाँ पे जो लैंड है उसका सरफेस प्लेन हो और सॉइल जो है वो फर्टाइल हो। प्लेन सरफेस का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज़ और इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। देन वाटर सप्लाई, तो एंशियंट टाइम्स में सिटीज़ या फिर ऐसी जो भी जगह होते थे ना सेटलमेंट जहाँ लोग रहते थे, वो ज़्यादातर की पेरिनियल वाटर सप्लाई रिसोर्सेज के पास रहते थे। पेरिनियल वाटर सप्लाई रिसोर्सेज मतलब जहाँ पे पानी जो है वो थ्रू आउट प्रेजेंट रहे। इसके अलावा डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो वाटर है वो सप्लाई होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में भी काम आता है। जैसे एग्जांपल में दिया है, लंदन डेवलप अलोंग द रिवर थेम्स। इस रिवर के पास में लंदन का डेवलपमेंट हुआ, वरना ये जगह कहीं और भी इस्टेब्लिश हो सकता था। देन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स के बीच का डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप लोग पढ़ोगे। रीन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो बार बार यूज़ किए जा सकते हैं और वो रीजनरेट हो जाते हैं खुद से। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनको अगर हम लोग एक बार कंज्यूम कर लिए तो दोबारा नहीं कर सकते। रीन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल में वेजिटेशन और एनिमल्स आ जाते हैं। नॉन रीन्यूएबल में कोल, नेचुरल ऑयल, पेट्रोलियम आ जाएगा। रीन्यूएबल रिसोर्स कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर ऑब्टेन होता रहता है, यानी कि ये एग्जॉस्ट नहीं होता है आफ्टर यूज़, लेकिन ये एग्जॉस्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। नेक्स्ट है और में, क्योंकि 12 नंबर से आपको अब ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलने लगेंगे, तो और में पूछा है थ्रो एवरी डे वी थ्रो वेस्ट मटेरियल्स इन आवर हाउस विच कैन बी रिसाइकल्ड। तो हर दिन हमारे घर में से वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं जिसको हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन इसका यूज़ किया जा सकता है, इसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो आपको लिस्ट बनानी है ऐसी चीज़ों की और उनके बारे में लिखना है। तो लिस्ट में पहला नाम है पीस ऑफ पेपर। इसको फेंकने के जगह पेपर को दोबारा यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि इससे एनवेलप्स बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में फिर आपका दिया है, या फिर उनको सोक करके वाटर में और उससे बास्केट्स बनाए जा सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस हो गया, इसको रहने दें, लेकिन हाँ उसको रीयूज़ कर सकते हैं। देन टी लीव्स, तो टी बनाने के बाद में इस लीव्स को फेंकने की जगह पे उसको रोज़ प्लांट में डाल सकते हैं, वो उसके लिए बहुत अच्छा मैन्योर का काम करता है। उसके बाद पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनको भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं और ड्राई करके इसका पाउडर बना सकते हैं जो कि प्लांट्स के लिए मैन्योर का ही काम आएगा। उसके बाद लीव्स ऑफ ट्रीज़, तो डिग करके मतलब गड्ढा खोद के और उसके अंदर में ड्राई लीव्स या फिर वेजिटेबल पील्स जो थे उनको भी डाल सकते हैं, फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इन सबको उसमें डाल करके और उसका कंपोस्ट बनाया जा सकता है, जो कि फिर क्रॉप्स में ही काम आ जाएगा। 13 क्वेश्चन, व्हाट अफेक्ट दस मिलिटैरिज्म हैव ऑन पीपल्स लाइफ एंड थॉट। मिलिटैरिज्म का लोगों के लाइफ पे और लोगों के थॉट पे क्या अफेक्ट पड़ता है। मिलिटैरिज्म जो है वो भी अल्ट्रा नेशनलिज्म का ही एक रिजल्ट है, बोल सकते हो। मिलिटैरिज्म डेवलप होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ सेंस ऑफ डिसिप्लिन है अमंग द पीपल, सच एज द पब्लिक इज नॉट क्वेश्चनिंग एनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स एंड एक्सेप्टिंग एवरीथिंग दे से एंड फॉलोइंग वट एवर ऑर्डर्स आर गिवन। यानी कि जब भी जो भी आपकी गवर्नमेंट जो अभी फ़िलहाल एक्ट में है, वो जो भी पॉलिसीज़ बनाए पब्लिक उसको तुरंत एक्सेप्ट कर ले बिना कोई क्वेश्चन किए। भले ही वो कुछ भी ऑर्डर दें, वो उनको पसंद हो ना हो, लेकिन उसमें क्वेश्चन ना किया जाए और लोग उसको एक्सेप्ट कर लें, ये मिलिटैरिज्म है। डेमोक्रेसी का ही जस्ट आप इसको अपोजिट समझ सकते हो। यहाँ पे मिलिटैरिज्म जो है वो स्ट्रेंथ देता है किसको, अथॉरिटीज़ को, और डेमोक्रेसी को वीक करते जाता है। इसलिए मिलिटैरिज्म जो है वो दो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं। एक तरफ यहाँ पे जो स्टॉक है मिलिट्री पावर का वो इंक्रीज़ होता है, और वेपन्स मतलब कि जो वेपन्स होंगे ये, और वही दूसरे तरफ में जो लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं इस पॉलिसीज़ को, वो बिना कोई क्वेश्चन किए स्टेट गवर्नमेंट के बस उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो ये इसका अफेक्ट है। आपको दो अफेक्ट्स जैसे पूछा है क्या क्या अफेक्ट पड़ता है, तो मिलिट्री के ऊपर तो अच्छा अफेक्ट है, लेकिन जनरल पब्लिक के ऊपर में इसका अफेक्ट अच्छा नहीं पड़ता है, इस चीज़ को समझाया है। अब और करके इसमें क्वेश्चन दिया है कि 5 कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। मेन कॉन्सिक्वेंस या फिर रिजल्ट जिसको बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या क्या था, पहला 3 डायनेस्टीज़ का एंड हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो एंड किया 3 एंशियंट और पावरफुल डायनेस्टीज़ को जो कि यूरोप के थे। दीज वर द रोमन ऑफ रशिया, हैप्सबर्ग ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एंड होननजोलम ऑफ जर्मनी।
इस तरह से ये जो वॉर था वो डेमोक्रेसी को रीस्टैब्लिश करने में हेल्प किया और ऑटोक्रेटिक मोनार्ची जो है कंट्रीज़ का वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है सोशल कॉन्सिक्वेंस। तो विमेन का जो फ्रीडम मूवमेंट था वो था वो गेन हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। जब लैक ऑफ मेन जो हैं वो ट्रैप हो गए थे ना वॉर में, तो विमेन काम की फैक्ट्रीज़ में और ऑफिसेस में, जिसके वजह से उनका सोशल प्रेस्टीज जो है वो बढ़ गया। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही वॉर के टाइम पे। और जो राइट टू वोट था वर्किंग क्लास का वो इंक्रीज़ हो गया। और जो वर्कर्स थे और जो भी मूवमेंट्स जो हो रहे थे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला रशियन रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट है इसके बाद में थर्ड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ट्रेंड। आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटली इंक्रीज देयर आर्मीज फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्बिशन ऑफ द विक्टोरियस नेशंस हैड इंक्रीज्ड अ लॉट। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ट्रेंड का क्या इसमें इलेबोरेट करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में बाकी सारे नेशंस जो हैं वो अपने आर्मीज़ को बढ़ाए ताकि फ्यूचर में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसके लिए सिक्योर्ड रहें, वो पहले से ही अपना सिक्योरिटी जो है वो डेवलप कर लें। फोर्थ पॉइंट है अमेरिकन importance increases. America's power and resources had contributed lot in winning this war for the Allies. During the America's participation in the war on the side of Allies, the Allies' power increased. यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका के जो पावर और रिसोर्सेज थे उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, उसके वजह से ही ये वॉर जो है वो एलिस पार्टी जीत पाई थी। अमेरिका जो है वो पार्टिसिपेट किया वॉर में, जिसके वजह से जो वॉर पहले वन साइडेड हो रहा था ना, अब वो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ मिला पावर में, एलिस पावर को, जिसके रिजल्ट से वॉर जो है वो चेंज हुआ। और अमेरिका की एंट्री के वजह से ही वो चेंजेस आपको देखने के लिए मिले, इसलिए अमेरिका का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ गया और वॉर को वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। देन प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़। तो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीपल ऑफ माइनॉरिटी कास्ट वर लिविंग इन मेनी स्टेट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप। The new states created new complex problems for their rights protection and progress. Due to this, the political government became turbulent and the feelings of caste hatred was sparked off and spread. तो क्या होता है कि माइनॉरिटीज़ को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो माइनॉरिटी कास्ट हैं जो यूरोप और सेंट्रल यूरोप के बहुत सारे स्टेट्स में रहते थे उनका प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गया। और इसके वजह से यहाँ पे बोल सकते हो कि जो कास्ट हेट्रेड था वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था, मतलब एक उसको स्पार्क मिला था, यहाँ से कास्ट हेट्रेड बढ़ना चालू हुआ था और बाद में जाके वो काफ़ी बढ़ गया। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मिनरल रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मतलब वहाँ में जो बोल सकते हो कि फाइनेंशियली जो ग्रोथ हो रहा है उसमें मिनरल का या फिर मिनरल रिसोर्सेज का क्या रोल है। तो जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वो रिच है मिनरल्स में, और माइनिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस स्टेट में। जैसे हम लोग खुद ही अपने आसपास देखते हैं कि कोल माइनिंग बहुत ज़्यादा होता है, आयरन और माइनिंग बहुत ज़्यादा होता है और लाइमस्टोन का भी बहुत होता है। आप पर्टिकुलरली जिस भी प्लेस में रहते हो छत्तीसगढ़ के, उस हिसाब से इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होगे। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल, आयरन और लाइमस्टोन, बक्साइट, डोलोमाइट जो छत्तीसगढ़ में मिलते हैं और ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। यहाँ पे अब रोल ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, और उसमें देखते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं छत्तीसगढ़ में जो कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। ये हेल्प करते हैं इंडस्ट्रीज़ के प्रोग्रेस में, और स्पेशली आयरन ओर और सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज़। आयरन ओर डायरेक्टली हम लोग समझ रहे हैं आयरन मिल रहा है इसलिए, सीमेंट में लाइमस्टोन काम आ जाता है और इलेक्ट्रिसिटी में कोल काम आ जाता है। देन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड या फिर माइनिंग रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं उसके लिए लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, और ये हेल्पफुल होता है छत्तीसगढ़ स्टेट के इकोनॉमी को बढ़ाने में। उसके बाद है पब्लिक रेवेन्यू। गवर्नमेंट जो है वो रिसीव करती है रेवेन्यू इसके थ्रू ही, और ये जो रेवेन्यू है वो स्टेट के प्रोग्रेस में काम आता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीज इकोनॉमी। माइनिंग के थ्रू ना कंट्री के इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलता है, जो कि हमारे ओवरऑल नेशन के इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो कोल है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बनता है, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा, तो हम इलेक्ट्रिसिटी अदर स्टेट्स को भी प्रोवाइड करते हैं, तो इससे नेशनल इकोनॉमी पे भी अफेक्ट पड़ ही रहा है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक मिनरल्स। तो कोल एक ऐसा मिनरल है जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आयरन और जो है वो यूज़ हो जाता है स्टील प्लांट्स में, जैसे भिलाई स्टील प्लांट। उसके बाद में बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम बनाने में काम आ जाता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी काम आ जाता है।
जो लाइमस्टोन है वो डेवलप हो रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की वजह से। तो ऐसे करके हम लोग मिनरल रिसोर्सेज का रोल बता सकते हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, आपको डिस्क्राइब करने हैं वो सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन को। तो पहला हो जाएगा रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन मतलब ना इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे स्टैब्लिश होंगे, उस चीज़ को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो पहले रॉ मटेरियल्स जहाँ पे अवेलेबल हैं लार्ज क्वांटिटी में, वहीं पे तो लगाएंगे ना। नहीं तो रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट का चार्ज ही इतना ज़्यादा लग जाएगा इंडस्ट्रीज़ में। जैसे अगर किसी इंडस्ट्री में मान लो पानी का यूज़ ज़्यादा होता है, तो पानी के पास में लगा देंगे, ताकि दूर से ला करके पानी वहाँ पे देने में आपको उसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज देना पड़ेगा, तो खर्च तो ज़्यादा होगा ना उससे बचने के लिए। तो रॉ मटेरियल्स जहाँ पे अवेलेबल होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, वहीं पे ही इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप किए जाते हैं, ताकि रॉ मटेरियल्स का रेगुलर सप्लाई मिलता रहे। देन है चीप एनर्जी। तो चीप एनर्जी जो है वो ऑब्टेन हो सके, ये रैपिड डेवलपमेंट में काम आता है। एनर्जी सप्लाई जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए। देन है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल हो, ताकि रॉ मटेरियल्स को ईजिली वहाँ पे लाया जा सके। और जो फिनिश्ड गुड्स हैं, अब रॉ मटेरियल के पास में मान लो इंडस्ट्री बना दी है, लेकिन अब जो सामान बनेगा वो वहीं पे तो नहीं बिकेगा। तो जो नए गुड्स बने हैं उनको फिर इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके फैक्ट्री से नियर बाई मार्केट में। देन कैपिटल। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो कोई भी इंडस्ट्री डेवलप होगा। मशीन्स और रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए भी कैपिटल चाहिए। तो ये हो गया। देन ट्रेंड वर्कर्स। अब आपके पास सब कुछ है लेकिन वर्कर्स अच्छे नहीं हैं, तो भी तो काम नहीं चलेगा। तो अच्छे वर्कर्स चाहिए जो उस इंडस्ट्री को आगे चलाए, हार्ड वर्किंग भी हो और स्किल्ड हो। और ये अवेलेबल रहेंगे तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा काम अच्छे से ये हो सकता है, बहुत ही इसेंशियल रिक्वायरमेंट है ये। देन डिमांड फॉर फिनिश्ड गुड्स। अब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका मार्केट में डिमांड है कि नहीं। अगर डिमांड होगा तो जल्दी ग्रो हो जाएगा आपका इंडस्ट्री, और अगर नहीं है तो फिर ऐसा इंडस्ट्री सेटअप करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इतने पॉइंट्स आपके सफिशिएंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का डिफरेंस भी आपको याद करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है वैसे, लेकिन हाँ इसको भी एक बार देख लेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही तो पढ़ रहे हैं। एसएसटी आपका इकलौता ऐसा पोर्शन है जिसमें आप सिर्फ मॉडल पेपर से भी स्टडी करके जाओगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो रूरल डेवलपमेंट में है कि पीपल लिविंग इन विलेजेस आर कॉल्ड रूरल पॉपुलेशन, और जो वही सिटीज़ में रहते हैं वो अर्बन पॉपुलेशन हो जाते हैं। रूरल पॉपुलेशन इंडिया का जो है वो 68.8% है नियरली। अर्बन पॉपुलेशन 31.2% है। रूरल पॉपुलेशन जो है वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, वहीं अर्बन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। रूरल पॉपुलेशन में लोगों का जो ऑक्यूपेशन है ना वो प्राइमरी लेवल पे रहता है, जैसे कि कैटल रियरिंग मतलब कि जानवर जो चराते हैं, और एग्रीकल्चर ये रहता है। लेकिन अर्बन पॉपुलेशन में हम लोग देखेंगे तो ट्रेड कर रहे हों या फिर फूड प्रोसेसिंग दिया है, ये सारी चीज़ों पे मतलब सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंडेंट रहता है। फिफ्थ आपका पॉइंट है रूरल पॉपुलेशन जो है वो डेंसिटी जो होगा ना, पॉपुलेशन डेंसिटी वो लो है, और वहीं अर्बन वाले का हाई हो जाएगा मोर। उसके बाद में सारे फैसिलिटीज़ जो भी लाइफ के होते हैं वो सब रूरल पॉपुलेशन में अवेलेबल नहीं रहते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में वो अवेलेबल रहता है सारा ही फैसिलिटी। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको तो वैसे ही ईजिली याद हो जाएगा वो। दो तीन पॉइंट तो आप खुद से लिख सकते हो वैसे हैं। अब और में दिया है रीज़न फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उसका क्या रीज़न है ये आपको बताना है। अब अगर उसका मेन रीज़न हम देखेंगे ना तो नेचुरल फैक्टर्स हैं। पहला हो गया टोपोग्राफी। लोग प्रेफर करते हैं कि वो प्लेन्स में रहें, ना कि माउंटेन्स या प्लेट्यूज़ में। इसलिए प्लेन के पास में आपको ज़्यादा पॉपुलेशन दिखेगा, बाकी एरियाज़ में कम। प्लेन के पास में एक और फ़ायदा ये है कि एग्रीकल्चर ईज़ी होता है, इंडस्ट्रीज सेटल किए जा सकते हैं और सर्विस एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं। सेकंड होता है क्लाइमेट। लोग प्रेफर करते हैं टेम्परेट रीजन में रहना, जहाँ पे क्लाइमेट ज़्यादा हार्श नहीं हो, ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। देन है सॉइल। फर्टाइल सॉइल होना चाहिए लैंड में, एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे एरिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद वाटर, जहाँ पानी अवेलेबल होगा सेटलमेंट वहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है एरियाज़ विथ मिनरल डिपॉजिट्स, वो भी पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट। कैसे बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट गवर्नमेंट है। तो उसके रीजंस दिए हुए हैं यहाँ पे, 8-9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। पहला जो है वो उसमें डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। दूसरा जो है लोगों का, जो सिटीजन्स हैं उनका डिग्निटी मेंटेन रहता है। इसके बाद में ये इस्टेब्लिश करता है पब्लिक वेलफेयर या फिर गवर्नमेंट और स्टेट्स का वेलफेयर उनके थ्रू। उसके बाद में ये इस्टेब्लिश करता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस सिस्टम,
उसके बाद जो भी रूल्स बनाए जाते हैं लॉ के, वो सब पॉलिटिकल सिस्टम गारंटी करते हैं। सिविल लिबर्टीज, सिविल राइट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें ले सकते हैं। उसके बाद ये प्रमोट करता है कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल पार्टीज। कोई एक यहाँ पे जैसे कि मिलिटैरिज्म या फिर मोनार्ची, वैसा वाला रूल तो नहीं है ना। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कॉम्पीट करते हैं, दोनों के मन में फियर रहता है ना अपोजिट पार्टीज के मन में कि बेटर परफॉर्म करे तभी उनका जो गवर्नमेंट है वो मेंटेन रहेगा, नहीं तो फिर वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो हैं वो कम होती हैं, मतलब कि इकोनॉमिकली जो लोगों के बीच में डिफरेंसेस है वो कम होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। ये वैलिड गवर्नमेंट बनाता है, जो कि बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंट इलेक्शंस होते हैं ना, तो उसके वजह से ही यहाँ पे आपको एक वैलिड गवर्नमेंट देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का रूल हो जाएगा। उसके बाद में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम पावर होता है, इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो एक बेटर गवर्नमेंट है, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें ऑप्शनल में आपको क्वेश्चन दिए हैं, मेन रीजंस बताने हैं फॉर द इंक्रीज इन नंबर ऑफ वोटर्स इन इंडिया। इंडिया में जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके पीछे आपको मेन रीज़न देना है। पहला तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जैसे ज़्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ वोटर्स भी ज़्यादा ही बोलेंगे फिर हम लोग। उसके बाद में जो वोटर्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है पॉलिटिक्स में। थर्ड पॉइंट, वो सारे वोटर्स जो जस्ट 18 हुए हैं या फिर 18 होने वाले हैं या उसके आसपास हैं, तो जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं उन लोग के अंदर में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहता है और उनका ईगरनेस बहुत ज़्यादा रहता है कि उनको वोट देना है, इसकी वजह से नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस आ रहा है, सीधी बात ये है। उसके बाद में जो पुअर पीपल होते हैं उनको पोलिंग बूथ तक लेके जाने का फैसिलिटी दिया जाता है। अब यहाँ पे ग्रीड ऑफ मनी ये इम्पोर्टेंट है, उनको पैसे दे देते हैं, समटाइम्स दिया जाता है, जिसके वजह से पैसे के लालच में भी लोग वोट देने जाते हैं। उसके बाद में फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आपका शॉर्ट में, मतलब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में यही 4 पॉइंट्स दिए थे। इसके अलावा मैं जब आपको लेसन का एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें मैं और अच्छे से इसको पढ़ाई थी, तो आप चाहो तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देख सकते हो। देन लॉन्ग आंसर टाइप 2, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों ज़रूरत है। तो ये मैंडेटरी है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास में अपना गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही चलेगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पावर है और एक सोर्स ऑफ पावर है गवर्नमेंट के लिए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड द पावर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। जैसे हम लोग देखते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, उन तीनों के पावर्स को आपस में इंटरमिक्स किया है कि इसको कुछ करना है तो कंप्लीट पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, सबको एक दूसरे से परमिशन लेना पड़ता है, इसलिए वो वेरियस ऑर्गन्स के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के रखता है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिटरमाइन करता है रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स। देन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोसेस लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास में सुप्रीम पावर नहीं है, उस पर लिमिटेशंस लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम लॉ जो है वो बनाता है थ्रू कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बैलेंस स्टैब्लिश करता है बिटवीन द गवर्नमेंट और जो अनकंट्रोल पॉलिटिकल पावर है, दोनों के बीच। कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल टूल है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करके रखता है। ये आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स देता है, आपके माइंड में जो भी आते हैं आपके, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन जो लॉ से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। ये गोल सेट करता है किसी भी कंट्री के लिए। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिया है, एटलीस्ट 6 पॉइंट्स यहाँ से याद करोगे। और में अब क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर इंक्लूडेड इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस में कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। तो पहला है, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड इन 2 years 11 months एंड 18 days, ये आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए ये फिगर। और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसको कि हम लोग रिपब्लिक डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बहुत ही ये बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा प्राइड की बात अगर हमारे नेशन के लिए है तो वो यही चीज़। उसके बावजूद आप नेशन का हाल तो देख ही रहे हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट करने के लिए, मतलब उसका एक नया ड्राफ्ट बनाने के लिए, जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए उससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, जिसमें कि टोटल 389 मेंबर्स थे।
बाद में रिड्यूस होके 299 हो गए थे पार्टीशन के बाद, क्योंकि 1947 में तो पार्टीशन हो गया था, तो इसके बाद में रिड्यूस हो गए थे मेंबर्स। और ये जो असेंबली है वो 11 सेशंस हुए थे इसके टोटल, जो कि नियरली 3 इयर्स में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है ना फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को, सारे सिटीजन्स को, ताकि इक्वालिटी, फ्रीडम जो स्पीच का है और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट है, ये सब चीज़ इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट इसके बाद में सेक्युलर स्टेट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैब्लिश करता है इंडिया को एज अ सेक्युलर नेशन, यानी कि रिलीजियस हार्मनी ये प्रमोट करता है। फिर भी आप देखोगे तो इसका जस्ट कॉन्ट्ररी सिचुएशन जो है वो फिलहाल चल रहा है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट प्रोसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि उसमें अमेंडमेंट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, मतलब कि अगर कभी कुछ ऐसा चेंज करने का ज़रूरत पड़े तो उसको चेंज किया जा सकता है, और आज तक काफ़ी बार अमेंड किया भी गया है, लेकिन उसका भी प्रॉपर पूरा एक लॉ होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आके और कुछ भी अमेंडमेंट करके चला जाएगा। देन यूनिक फीचर्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ये बहुत ही यूनिक फीचर है, मतलब कि फेडरल भी है और यूनिटरी फीचर्स भी हैं। रिजिडिटी मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिक्स है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उनको चेंज करने का तरीका भी है, बट एग्जैक्टली सारा कुछ आप अपने मन से चेंज नहीं कर पाओगे, सेम जैसे अभी मैं आपको अमेंडमेंट प्रोसेस में बताई थी। देन प्रीएम्बल जो है वो एक आउटलाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, सेक्युलर जो आपका कंट्री है, इन सब चीज़ों की बात होती है। उसके बाद क्रूशियल रोल रहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया और उसके वजह से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक अच्छा शेप मिला। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है और उसके पास में जुडिशरी का पूरा कंप्लीट पावर है, मतलब इससे ऊपर आप नहीं जा सकते अगर जस्टिस चाहिए तो। 18th क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, एक्सप्लेन करना है। इंडिया के लिए एग्रीकल्चर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। 2/3 जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है कंट्री का वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, और ज़्यादातर की जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब कि कुछ लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे और कुछ उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में यहाँ पे बोल सकते हो कि डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। देन बेस सप्लाई ऑफ फूड। मेजॉरिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो हमारे कंट्री को चाहिए, जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्स, ऑयल सीड्स, ये सब एग्रीकल्चर के थ्रू ही सप्लाई होते हैं। देन इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं, इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री। इन सब का रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है। देन हेल्पफुल इन एक्सपोर्ट। बहुत सारे कैश क्रॉप्स होते हैं जैसे कि कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, ये सब एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, जिसके बदले में फॉरेन एक्सचेंज मिलते हैं इंडिया को, मतलब बहुत सारा पैसा। इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर नेशनल इनकम भी मिलता है। एग्रीकल्चर जो है वो एक बैकबोन है, जिसके वजह से जीडीपी को भी वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। देन बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। विलेज डेवलप होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है विलेज के लोगों को, जिसके वजह से रूरल डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है। अब इसमें और करके आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द सुटेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ पैडी इन छत्तीसगढ़ ड्यू टू विच इट्स कॉल्ड अ बाउल ऑफ पैडी। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, बाउल ऑफ पैडी। तो वो सारे कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो छत्तीसगढ़ को फेवरेबल बनाते हैं पैडी के ग्रोथ के लिए? यहाँ पे आप लिखोगे छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड द बाउल ऑफ पैडी बिकॉज राइस इज़ ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में राइस जो है वो ग्रो किया जाता है। तो वो कौन से जोग्राफिकल कंडीशंस हैं जो इसके लिए सूटेबल हैं? वो पहला हो जाएगा फर्टाइल सॉइल। छत्तीसगढ़ में ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल मिलता है, जो कि रिच होता है उन सारे न्यूट्रिएंट्स से जो पैडी के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा है सफिशिएंट वाटर रिसोर्स। छत्तीसगढ़ में इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है लार्ज अमाउंट में, पानी भर भर के मिलता है। और इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो वहाँ भी अवेलेबल है जहाँ पे रिवर्स नहीं है। हालांकि बहुत सारे रिवर्स भी हैं जैसे महानदी, शिवनाथ, ये सब तो लार्ज अमाउंट ऑफ इरिगेशन इनके थ्रू ही हो जाता है, लेकिन फिर आपके पास में दूसरे इरिगेशन टेक्निक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स जो हैं वो है हमारे पास। नेक्स्ट हो गया फेवरेबल कंडीशंस यानी कि क्लाइमेट। तो छत्तीसगढ़ में मानसून जो है वो आता है हमेशा, मानसून टाइप का क्लाइमेट है। तो जो क्रॉप्स हैं उनको रेगुलरली रेन वाटर भी मिलता रहता है, और राइस को तो हम लोगों को पता है कि सफिशिएंट वाटर चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी।
उसके बाद पैडी वैरायटीज़, तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वैरायटी मिलते हैं पैडी क्रॉप के, जो कि सूटेबल मेडिसिनल पर्पस से भी है, उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी। उसके बाद में नॉलेज एंड कल्चर इम्पोर्टेंस, तो क्योंकि राइस जो है वो छत्तीसगढ़ में बहुत टाइम से लगाया जा रहा है, तो लोगों के पास में अब उसका प्रॉपर नॉलेज है कि कब, कहाँ, कैसे, किस कंडीशंस में उसको अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। यही सारे रीजंस हैं कि छत्तीसगढ़ को बाउल ऑफ पैडी बोलते हैं। 19th क्वेश्चन, डिस्क्राइब करने हैं आपको डिफरेंट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटी। कोई भी सिटी डेवलप होने के डिफरेंट स्टेजेस, तो जैसे कि बच्चे डेवलप होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स डेवलप होते हैं, वैसे ही उसी ही कैटेगरीज में हम लोग सिटी के डेवलपमेंट को भी देखेंगे। जैसे इन्फेंसी मतलब कि न्यू बॉर्न, उसके बाद फिर चाइल्डहुड जो बचपना, देन एडोलेसेंस जब हम लोग थोड़े से टीन एज में आते हैं। ऐसे ही डिफरेंट स्टेजेस आपको सिटी के डेवलपमेंट में देखने हैं। तो जो डेवलपमेंट ऑफ एनी सिटी बिगिंस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सेटलमेंट, छोटे छोटे सेटलमेंट के फॉर्म में डेवलपमेंट शुरू होता है, मतलब एक छोटा सा एरिया जहाँ पे लोग रहना शुरू हुए, फिर यही तो डेवलप होगा, बड़ा होता जाएगा, बड़े होते होते वो सिटी बनाएगा। तो ग्रेजुअली इसका साइज़ जो है वो बढ़ता है और वो टाउन, मार्केट टाउन, सिटी, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी बना लेता है, फिर मेगा मेट्रोपॉलिसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके ग्रोथ में फॉलोइंग स्टेज होते हैं। पहला होता है इन्फेंसी, ये वो स्टेज है जहाँ पे छोटे मोटे थोड़े बहुत शॉप्स और घर एक जगह पे रहते हैं, एक या दो रोड होगा, और जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम रूरल जैसा होगा। उसके बाद चाइल्डहुड, इस स्टेज में कमर्शियल एरियाज बढ़ते जाते हैं सेंट्रल पार्ट में, मतलब कि बहुत दूर तक लोग रह रहे हैं, तो इसका जो सेंट्रल हिस्सा होगा वहाँ पे आपको कमर्शियल एरियाज बढ़ते हुए दिखेंगे, और जो रेसिडेंशियल हाउस और शॉप्स हैं वो बनने लगते हैं आसपास में बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद एडोलेसेंस, ये वो स्टेज है जहाँ पे रोड्स और लेन्स बनाए जाते हैं किसी भी टाउन में, रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज़ का और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है। इसके बाद है मेच्योरिटी। अब इस स्टेज में आपको दिखेगा कि रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और सिटीज़ के फॉर्म में आपको अलग अलग सेपरेट स्टेज आपको देखने मिल रहा है। जो रेसिडेंशियल एरिया है वो डिवाइड हो जाता है सेवरल पार्ट्स में, मल्टी स्टोरी हाउस भी बनाने लगते हैं, और पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आता है मिडिल एज, जहाँ पे एक सिटी अपने पीक स्टेज पे होता है, पीक ग्रोथ पे, इससे आगे वो ग्रो करेगा तो अब वो सिटी से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ जाएगा। तो ये स्टेज ऐसा होता है जहाँ पे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज ये सब सेपरेट होते जाते हैं। कमर्शियल एरिया आपको अलग दिखेगा, इंडस्ट्रीज़ आपको अलग एरिया में दिखेंगी, ऐसे करके सबको अपना अपना अलग अलग जगह मिल जाता है। उसके बाद है ओल्ड एज, तो ओल्ड एज ये लास्ट स्टेज होता है सिटी के ग्रोथ में, जहाँ पे जैसे आपको समरकंद, कॉन्स्टेंटिनोपल, मुल्तान, बुखारा, ये सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे सिटीज़ के। ऑप्शन वाला क्वेश्चन, अब इसमें फॉलोइंग फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं जो इन्फ्लुएंस करता है ओरिजिन ऑफ अर्बन सेटलमेंट को। पहला हो जाएगा क्लाइमेट। लोग जो हैं, बार बार वही पॉइंट है कि ऐसे प्लेसेस में रहना चाहते हैं जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो टेम्परेट हो और हेल्दी हो, हालांकि उसके कंपैरिजन में जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे एरियाज़ में, मतलब टेम्परेट एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है, और साथ ही में कुछ फेमस और प्रॉस्पेरस सिटीज़ होते हैं वर्ल्ड के जो कि टेम्परेट रीजन में प्रेजेंट है, और उसका एग्जांपल आप ले सकते हो टोक्यो, न्यूयॉर्क, शंघाई, लॉस एंजल्स, बीजिंग। देन लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म जहाँ पे प्लेन होगा वहाँ पे ज़्यादा आपको सेटलमेंट मिलेगा, सॉइल फर्टाइल होना चाहिए, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में सॉइल भी ले सकते हैं। और प्लेन सरफेस जो है वो ज़रूरी होता है रेसिडेंशियल ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिजनेस, फैक्ट्रीज, रोड, सब चीज़ों के लिए। बिल्कुल वही वही पॉइंट्स है जैसा हम लोग पहले बाकी क्वेश्चंस में देखते आ रहे हैं। फिर मिनरल और एनर्जी रिसोर्स है, तो वो सारा प्लेस जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा हैं वहाँ पे ग्रेजुअली सिटीज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं। मिनरल्स जब जब एग्जॉस्ट होते जाते हैं तो वो सारे सिटीज़ जो हैं वो अबांडन होते जाते हैं, मतलब कि धीरे धीरे बंद होते जाते हैं, गोस्ट सिटीज़ बन जाते हैं। यही सेम चीज़ फैक्ट्रीज और टाउन्स के साथ भी होता है। उसके बाद है वाटर सप्लाई, तो वो सारे पुराने टाइम को अगर हम लोग देखेंगे तो जहाँ पे पानी रहता था उसी जगह पे पॉपुलेशन जो है वो ग्रो होता था। और वैसे ही जैसे अभी हम लोग देखे तो रिवर थेम्स के पास में लंदन ग्रो हुआ, तो वही एग्जांपल आपको दिया है, लंदन जो है वो रिवर थेम्स के पास है, न्यूयॉर्क जो है वो हस्डन के पास में है, शिकागो मिशिगन के पास है, उसके बाद मॉस्को जो है वो मॉस्कवा के पास, दिल्ली यमुना के पास, और इलाहाबाद, हावड़ा, कानपुर गंगा रिवर के पास, ऐसे करके आपको दिया है पूरा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका सेट 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी आपको स्क्रीन पे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी सभी का प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको आप क्लिक करके स्क्रॉल करके बॉटम पे जाके सारे ही मॉडल पेपर्स देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।